Welcome to Success Blueprint for JEE and NEET. Join the class 11th Biology. Study at your own pace and save your time and energy. Please like and subscribe for more educational videos. परिचय। छात्रों, आज हम पादप वृद्धि एवं परिवर्धन का अध्ययन करेंगे। मुझे कौन बताएगा कि पादपों में वृद्धि क्या होती है? सर, कोशिकाओं के आकार तथा लंबाई में वृद्धि होना पादप वृद्धि को दर्शाता है। बहुत अच्छा सुरेश। सर, क्या हम पादपों की वृद्धि को माप सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है राहुल। पौधों की वृद्धि को भिन्न कारकों जैसे पोषक तत्वों की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, ऑक्सीजन इत्यादि द्वारा मापा जा सकता है। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूं कि ऑकिंसंस, जिब्बेरेलिन्स, साइटोकिनिन्स, एथिलीन तथा एब्सिसिक एसिड यानी अम्ल 5 पादप वृद्धि नियामक हैं। इस अध्याय में आप पादपों की वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पादपों में वृद्धि का वर्णन करना, वृद्धि के चरणों की व्याख्या करना, वृद्धि दर को परिभाषित करना, वृद्धि की मात्रात्मक तुलना को समझना, वृद्धि के लिए दशाओं का वर्णन करना, विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन को परिभाषित करना, परिवर्धन को परिभाषित करना, पादप वृद्धि नियामक का वर्णन करना, दीप्तिकालिता की व्याख्या करना और वसंतीकरण की व्याख्या करना। वृद्धि, विभाजन तथा परिवर्धन द्वारा कोशिकाओं के आकार तथा संख्या में अपरिवर्तनीय यानी अनिवृत्त बढ़त को वृद्धि कहते हैं। पादपों में वृद्धि प्रायः अपरिमित होती है। पौधों में ससीमित वृद्धि करने की क्षमता होती है, जिसके कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर विभज्ययोतक यानी मेरिस्टेम ऊतकों की उपस्थिति होती है। विभज्ययोतकों यानी मेरिस्टेम की कोशिकाएं स्वयं विभक्त होने में सक्षम होती हैं। विभज्ययोतक की क्रियात्मकता से जब नवीन कोशिकाएं पौधे के शरीर में जुड़ती हैं, तो उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। मूल शिखाग्र विभज्ययोतक तथा प्रारोह शिखाग्र विभज्ययोतक पौधे के दीर्घीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में पार्श्व विभज्ययोतक, संवहनी कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम पौधों की द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। वृद्धि माप योग्य है। पौधे की वृद्धि को भिन्न कारकों जैसे कोशिकाओं की संख्या, ताजी भार वृद्धि, शुष्क भार वृद्धि, कोशिका के आकार में वृद्धि आदि द्वारा मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए, तरबूज की कोशिकाओं का आकार 3.5 लाख गुना तक बढ़ सकता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में बढ़ोतरी पत्तियों की वृद्धि को दर्शाती है। वृद्धि के चरण, वृद्धि की अवधि को 3 चरणों में विभक्त किया गया है। विभज्ययोतकीय, दीर्घीकरण तथा परिपक्वता। विभज्ययोतकीय चरण, विभज्ययोतकीय चरण में कोशिकाएं मूल शिखाग्र तथा प्रारोह शिखाग्र दोनों में लगातार विभाजित होती हैं। इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीव द्रव्य और व्यापक केंद्रक से भरपूर होती हैं। दीर्घीकरण चरण, इस चरण का उद्देश्य कोशिकाओं का दीर्घीकरण है। परिपक्वता चरण, इस चरण में कोशिकाएं अपने पूर्ण आकार, रूप तथा संरचना को पाने के लिए परिपक्व हो जाती हैं। वृद्धि की दर, समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। पौधे 2 प्रकार की वृद्धि दर्शाते हैं: अंकगणितीय वृद्धि
तथा ज्यामितीय वृद्धि। अंकगणितीय वृद्धि। केवल एक संतति कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, जबकि दूसरी परिपक्व होती रहती है। उदाहरण के लिए, निश्चित दर पर दीर्घीकृत होते मूल गणितीय रूप में LT बराबर L0 प्लस RT, जहां LT बराबर टाइम T के समय लंबाई, L0 बराबर टाइम 0 के समय लंबाई, R बराबर वृद्धि दर। अंग की लंबाई समय के विरुद्ध अभिलिखित की गई है, जिसके फलस्वरूप एक रेखीय वक्र पाया गया है। ज्यामितीय वृद्धि। प्रारंभिक वृद्धि धीमी होती है, जिसके बाद वृद्धि तेजी से बढ़ने लगती है तथा इसके बाद के चरण में वृद्धि फिर से धीमी हो जाती है। सभी कोशिकाएं, ऊतक तथा अंग इस तरह की वृद्धि को दर्शाते हैं। गणितीय रूप से W1 बराबर W0 ERT, W1 बराबर अंतिम आकार, W0 बराबर प्रारंभिक आकार, R बराबर वृद्धि दर, T बराबर समय में वृद्धि, E बराबर स्वाभाविक लघुगणित का आधार। वृद्धि की मात्रात्मक तुलना। वृद्धि की मात्रात्मक तुलना के दो तरीके हैं, परम यानी निरपेक्षिक वृद्धि दर तथा सापेक्षिक वृद्धि दर। मापन और प्रति यूनिट टाइम की कुल वृद्धि की तुलना परम वृद्धि दर कहलाती है। परम वृद्धि को A1 तथा B1 पत्तियों के निर्माण के लिए A तथा B पत्तियों को क्षेत्रों में दर्शाया गया है। दी गई प्रणाली की प्रति यूनिट समय पर वृद्धि सापेक्षिक वृद्धि दर कहलाती है। दिए गए चित्र में दोनों पत्तियों में 20 सेंटीमीटर वर्ग की वृद्धि हुई है, लेकिन पत्ती A में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है। वृद्धि के लिए दशाएं। वृद्धि के लिए निम्न दशाएं आवश्यक हैं। पोषक तत्व। जीव द्रव्य के संश्लेषण के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों की आपूर्ति आवश्यक है। ये ऊर्जा के स्रोत की तरह कार्य करता है। जल। वृद्धि के लिए जल की समुचित आपूर्ति आवश्यक है। ये कोशिका की स्फीति को बनाए रखता है, जो कि वृद्धि को बढ़ाता है। ये एंजाइमी अभिक्रियाओं को माध्यम भी प्रदान करता है। ऑक्सीजन। ये श्वसन तथा ऊर्जा के निष्कासन के लिए अनिवार्य है। ताप। वृद्धि के लिए सर्वाधिक वांछनीय ताप इष्टतम ताप कहलाता है, जो कि 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप जीव द्रव्य को क्षति पहुंचाता है तथा वृद्धि को रोक देता है। विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन। विभेदन। विभेदन वो प्रक्रिया है जिसमें विभज्ययोतक कोशिकाएं विशेष कार्य को करने के लिए संरचना तथा आकार में परिवर्तन कर लेती हैं। उदाहरण के लिए, अधित्वक यानी प्रोटोटर्म कोशिकाओं के DNA संश्लेषण के पश्चात कोशिका का विस्तरण होता है तथा इससे अपरिपक्व त्वचा यानी ट्राइकोम बनता है। इसके पश्चात केंद्रकीय अभिगमन होता है तथा शाखन पाया जाता है तथा फिर ये परिपक्वता अवस्था तक पहुंचता है। निर्विभेदन। निर्विभेदन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले से विभेदित कोशिकाएं विभाजन की क्षमता को पुनः प्राप्त कर लेती हैं तथा विभज्य योतकीय बन जाती हैं। पुनर्विभेदन। पुनर्विभेदन वो प्रक्रिया है जिसमें निर्विभेदित कोशिकाओं को निर्माण विभज्य योतकीय कोशिकाओं से होता है। ये विभज्य योतकीय कोशिकाएं किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए संरचना तथा आकार में परिवर्तन कर लेती हैं। परिवर्धन।
परिवर्धन के अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सारे बदलाव शामिल हैं जो बीजांकुरण एवं परिपक्वता के बीच संगठन की निम्न दशा से उच्च दशा में आते हैं। पौधे जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सकें। इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। यदि भिन्न आकार वाली पत्तियां एक पौधे के समान अथवा भिन्न प्रारूप पर उपस्थित होती हैं तो ये अवस्था विषमपर्णता कहलाती है। उदाहरण के लिए लार्कस्पर एवं बटरकप। मूल्यांकन। आइए आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। पादप वृद्धि नियामक। विशिष्टताएं यानी गुण। सभी पौधों में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों की कम मात्रा उपस्थित होती है जो कि वृद्धि तथा विभेदन को नियमित करते हैं। ये पदार्थ वृद्धि नियामक कहलाते हैं। एक वृद्धि नियामक को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि ये एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधे में प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है तथा पौधे की वृद्धि तथा अन्य कार्यों को प्रभावित करता है। ये एक निश्चित स्थान पर कम मात्रा में निर्मित होकर अन्य स्थानों के कार्यों को नियमित करता है। ये हैं ऑकिसंस, जिब्बेरेलिन्स, साइटोकिनिन्स, एथिलीन तथा एब्सिसिक एसिड यानी अम्ल। पादप वृद्धि नियामकों की खोज। पिछले 60 वर्षों में वृद्धि नियामक पौधों से बड़ी संख्या में पृथक किए गए हैं। चार्ल्स डार्विन ने जब देखा कि कनारी घास का प्रांकुरचोल यानी कोलियोपटाइल एक पार्श्वी प्रदीपन के प्रति अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गम की तरफ वृद्धि करता है। प्रयोगों की एक लंबी श्रृंखला के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला गया कि प्रांकुरचोल की नोक संचारणीय प्रवाह की जगह है जो संपूर्ण प्रांकुरचोल के मुड़ने के कारण है। ऑक्सिन की खोज F.W. वेंट के द्वारा प्रांकुरचोल के सिरे से की गई है। बेगेन सीडलिंग धान के पौधे यानी नवोद्भिद की बीमारी है जो रोगजनक कवक जिबरेला फूजिकोराई के द्वारा होती है। ई कुरोसोवा ने रोग रहित धान की पौधे में रोग लक्षण को बताया जब उन्हें कवक के जीवाणुहीन निसियंदों के साथ उपचारित किया। सक्रिय तत्व की पहचान बाद में जिब्बेरेलिक अम्ल के रूप में हुई। पादप वृद्धि नियामकों की खोज। एफ स्कूग तथा उनके सहकर्मियों ने देखा कि तंबाकू के तने के अंतर्पर्व खंड से अविभेदित कोशिकाओं का समूह तभी प्रचुरित हुआ जब ऑकिंसंस के अलावा मीडियम में वाहिका ऊतकों के सत्व या यीस्ट सत्व रूप में दिया गया। स्कूग और मिलर ने साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देने वाले इस तत्व को पहचाना और काइनेट नाम दिया। 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से 3 तरह के निरोधक का शुद्धिकरण एवं उसका रासायनिक स्वरूप प्रस्तुत किया। वे निरोधक बी, बिल्गन सेकंड एवं डोरमेन हैं। बाद में ये तीनों रासायनिक रूप से समान पाए गए। इसका नामकरण एब्सिसिक अम्ल के रूप में किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि पके हुए संतरों से निकला हुआ एक वाष्पशील तत्व पास में रखे बिना पके हुए केलों को शीघ्रता में पकाता है। बाद में ये वाष्पशील तत्व एथिलीन के नाम से जाना गया। पादप वृद्धि नियामकों का कायिकीय शरीर क्रियात्मक प्रभाव। ऑकिंसंस। इंडोल इसेटिक अम्ल मुख्य प्राकृतिक ऑकिंसंस है। इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल भी पौधों से पृथक किया गया है। कृत्रिम ऑकिंसंस के उदाहरण हैं नेफ्थैलिन एसिटिक अम्ल तथा 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। ये सभी ऑकिंसंस कृषि क्षेत्र के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं।
ऑक्सीसेंस का पौधों पर कायकीय शरीर क्रियात्मक प्रभाव। कक्षस्थ कलियों द्वारा अग्रस्थ कलिकाओं का अवरोधन शिखाग्र प्राधान्यता कहलाता है तथा ये ऑक्सीसेंस के परिवहन के कारण होता है। ऑक्सीसेंस कैम्बियम तथा प्राथमिक विभज्योतकों में कोशिका विभाजन को उत्दीपित करता है। कोशिका के दीर्घीकरण में ऑक्सीसेंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रारोह सिरे तथा मूल सिरे पर ऑक्सीसेंस विभिन्न प्रकार से क्रिया करता है। ये निम्न सांद्रता पर मूलों के निर्माण को बढ़ाता है। ऑक्सीसेंस विलगन परत का निर्माण करके पत्तियों को गिरने से बचाता है। ऑक्सीसेंस बीज रहित फलों के निर्माण को प्रभावित करता है। ये अनिषेक फलन भी कहलाता है। जिब्बेरेलिंस। जिब्बेरेलिंस पादप वृद्धि नियामकों की श्रेणी में आता है। जिब्बेरेलिंस का पौधों पर कायकीय शरीर क्रियात्मक प्रभाव। जिब्बेरेलिंस तने के दीर्घीकरण तथा पत्ती के फैलाव को बढ़ावा देता है, लेकिन ये मूलों यानी जड़ों पर कोई प्रभाव नहीं डालता। जिब्बेरेलिंस सलाद, अनाजों आदि में बीज अंकुरण को प्रोत्साहित करता है। जिब्बेरेलिंस के साथ उपचार करने पर मटर, फली, टमाटर, काली मिर्च, खीरा, सलाद तथा पत्ता गोभी, इन सभी पौधों में पत्तियां चौड़ी तथा लंबी हो जाती हैं। जिब्बेरेलिंस कलियों तथा प्रकंद की प्रसुप्ति को रोक देता है, लेकिन मूल प्रकंद में जिब्बेरेलिंक अम्ल का प्रयोग मूल प्रकंद के विकास को अवरुद्ध करता है। जिब्बेरेलिंस टमाटर, सेब इत्यादि में अनिषेक फलन को उत्पन्न करता है। साइटोकिनेंस। साइटोकिनेंस का पौधों पर कायकीय शरीर क्रियात्मक प्रभाव। ऑक्सीसेंस की उपस्थिति में साइटोकिनेंस कोशिका विभाजन को उद्दीपित करता है, यहां तक कि अविभज्योतकीय ऊतकों में भी। मृदूतक यानी पेरेन्काइमा ऊतक संवर्धन में जब ऑक्सीसेंस तथा साइटोकिनेंस उपस्थित होते हैं तो समसूत्रीय विभाजन तीव्र हो जाता है। ये अनेक बीजों की प्रसुप्ति को तोड़ता है तथा उनके अंकुरण को बढ़ावा देता है। ये पार्श्व कलियों की वृद्धि को भी बढ़ावा देता है। साइटोकिनेंस प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करके पादप अंगों में जीर्ण की प्रक्रिया को कम करता है। ये पादप कोशिकाओं में लवण के संचयन में भी सहायक है। एथिलीन। एथिलीन का पौधों पर कायकीय शरीर क्रियात्मक प्रभाव। ये तनों तथा मूलों के दीर्घीकरण को संदमित करके उनकी वृद्धि को परिवर्तित कर देता है। ये पार्श्वकलियों की वृद्धि को संदमित करता है तथा शिखाग्र प्राधान्यता को उत्पन्न करता है। ये अपच्छेदन यानी विगलन परत के निर्माण द्वारा पत्तियों, फूलों तथा फलों के अपच्छेदन को बढ़ाता है। यह अधिकांश पौधों में पुष्पन को धीमा कर देता है, लेकिन अनानास, आम तथा अन्य कई पौधों में पुष्पन को बढ़ा देता है। यह खीरे के पौधे में मादा पुष्पों तथा फलों की संख्या को बढ़ाता है। एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल का पौधों पर कायकीय शरीर क्रियात्मक प्रभाव। यह तनाव हार्मोन की भांति कार्य करता है तथा स्टोमेटा यानी रंध्र के बंद होने को उद्दीपित करता है। ये प्रारोह वृद्धि को रोकता है, लेकिन मूलों को अधिक प्रभावित नहीं करता है। यह संचयित प्रोटीन के संश्लेषण के लिए बीजों को प्रेरित करता है। ये विभिन्न प्रकार के तनावों के लिए पौधों की सहनशीलता को बढ़ाता है। ये जिब्बेरेलिंस के विरोधक के रूप में कार्य करता है। दीप्तिकालिता। कुछ पौधों में पुष्पन सिर्फ प्रकाश और अंधकार की अवधि पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी सापेक्षिक अवधि पर निर्भर करता है। इस घटना को दीप्तिकालिता कहते हैं। आवृत्त बीजी पौधों के पुष्पन की प्रतिक्रिया को
3 श्रेणियों में बांटा गया है। अल्प प्रदीप्तकाली पौधे। ये पौधे पुष्पन तब प्रारंभ करते हैं जब दिन में यानी प्रकाश की अवधि एक निश्चित क्रांति अवधि की तुलना में कम यानी छोटी होती है। यदि इन पौधों का एक निश्चित क्रांतिक अवधि की तुलना में अधिक अवधि पर छोड़ दिया जाए तो ये कायिक बने रहेंगे। अल्प प्रदीप्तकाली पौधों के उदाहरण कॉस्मोस, डहेलिया आदि हैं। दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे। जब दिन में प्रकाश की अवधि एक निश्चित क्रांतिक अवधि की तुलना में अधिक होती है तब ये पौधे पुष्पन को रोक देते हैं। दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधों के उदाहरण जौ, गन्ना आदि हैं। तटस्थ प्रदीप्तकाली पौधा। इन पौधों में प्रकाश की अवधि एवं पुष्पन प्रेरित करने में कोई संबंध नहीं होता है। तटस्थ प्रदीप्तकाली पौधों के उदाहरण सूरजमुखी, टमाटर आदि हैं। वसंतीकरण। वसंतीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों में पुष्पन को बढ़ाने के लिए उन्हें कम तापक्रम पर रखा जाता है। कई समशीतोष्ण पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने या उसे बढ़ाने के लिए वसंतीकरण की आवश्यकता होती है। कई पौधों की स्पीशीज यानी जातियां जैसे अरेबिडोप्सिस, थेलियाना के इकोटाइप्स तथा शरद अनाजों जैसे कि गेहूं को शरद ऋतु में ही बोना चाहिए। अनेक द्विवार्षिक स्पीशीज में वसंतीकरण पाया जाता है जो कि ताप में भिन्न हो सकता है। क्या आप जानते हैं? पार्श्वमूल परिरंभ से विकसित होती है। एल्यूरोन कोशिकाओं में अल्फा एमाइलेज एंजाइम के लिए mRNA संश्लेषण को GA3 रोकता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वृद्धि को एक अवयव या अंग या इसके किसी भाग या यहां तक कि एक कोशिका के आधार में अनिवर्त स्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वृद्धि के 3 चरण विभज्ययोतकीय, दीर्घीकरण तथा परिपक्वता हैं। समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। पोषक तत्व जल, ऑक्सीजन, ताप वृद्धि के लिए आवश्यक दशाएं हैं। विभेदन वो प्रक्रिया है जिसमें विभज्ययोतक कोशिकाएं विशेष कार्य को करने के लिए संरचना तथा आकार में परिवर्तन कर लेती हैं। निर्विभेदन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले से विभेदित कोशिकाएं विभाजन की क्षमता को पुनः प्राप्त कर लेती हैं तथा विभज्ययोतकीय बन जाती हैं। पुनर्विभेदन वो प्रक्रिया है जिसमें निर्विभेदित कोशिकाओं को निर्माण विभज्ययोतकीय कोशिकाओं से होता है। ये विभज्ययोतकीय कोशिकाएं किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए संरचना तथा आकार में परिवर्तन कर लेती हैं। ऑक्सीन्स, जिब्बेरेलिन्स, साइटोकिनिन्स, एथिलीन तथा एब्सिसिक अम्ल वृद्धि नियामक हैं। कुछ पौधों में पुष्पन सिर्फ प्रकाश और अंधकार की अवधि पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी सापेक्षित अवधि पर निर्भर करता है। इस घटना को दीप्तिकालिता कहते हैं। For chapter-wise notes, MCQs and mind maps, please visit www.success.org.in or use free mobile app. Please subscribe and like for more education videos. Thank you.